गंगा नदी के किनारे बसा औद्योगिक शहर कानपुर, यूपी की आर्थिक राजधानी कानपुर, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण शहर जो केवल उद्योग के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहे जाने वाले कानपुर में आज एसएमईज के लिए कई संभावनाएं हैं। यहाँ मसाले और अनाज का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ के जूते, वॉलेट और हैंडबैग लोग काफी पसंद करते हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्री, हॉजरी और होलसेल मंडी के लिए भी कानपुर काफी मशहूर है। कानपुर में छोटे उद्योगों के लिए कई अवसर उपलब्ध हैं। इसी कड़ी में कानपुर में एसएमई एक्सप्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में जागरूक किया गया। केवल व्यापार जगत के लिए ही नहीं, कानपुर एजुकेशन सेक्टर में भी युवाओं की पसंद बनकर उभरा है। आईआईटी कानपुर आज भी अपने टीचिंग स्किल्स और रिसर्च के लिए काफी लोकप्रिय है। उद्योग जगत में स्टार्टअप्स के लिए भी कानपुर में कई नए मौके हैं। यहाँ केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और प्लास्टिक इंडस्ट्री की कई यूनिट्स हैं, जहाँ रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। योगी सरकार ने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा है। जी बिजनेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। एसएमई एक्सप्रेस यूपी एडिशन। हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्लस्टर्स का रुख कर रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए जब कारोबार करने के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं तो इसका कारोबारियों के लिए, खासकर एसएमईज के लिए क्या मायने हैं। आगरा, मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा होते हुए हम कानपुर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। मुख्तारुल अमीन साहब, चेयरमैन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। मुख्तारुल अमीन साहब, बैंकिंग पर्सपेक्टिव देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसके सिंह साहब, रीजनल हेड यूनियन बैंक, आपका भी शुक्रिया। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश झा साहब, रीजनल मैनेजर यूपी एसआईडीसी, शुक्रिया, थैंक यू सर। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं लोकल इंडस्ट्री के जो ग्राउंड पर जो हकीकत है उसको पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान आलोक अग्रवाल साहब, चेयरमैन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन कानपुर। आलोक साहब, आप ये बताइए, पिछले साल भर में काफ़ी बदलाव हुए हैं कारोबार करने को लेकर और बहुत तेज गति पर हुए हैं। कुल मिलाकर चीज़ें कितनी सेटल हो पाई हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं? कैसे आपका एनालिसिस है, आप कैसे इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मैं पहले एक आपको एनालिसिस बताता हूँ। जो रिसेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग आई है, 132 स्थान से कम होकर के 100 रैंकिंग पे आई है। एंड दिस इज़ ए वेरी गुड साइन। पेइंग टैक्सेस में इजी मोड आया है, टैक्स पेइंग में, और प्लस इंसॉल्वेंसी में इसका मोड डाउन आया है। इंडस्ट्रियल सेंसस के हिसाब से हमारे इस इंडिया में 2.61 करोड़ इंडस्ट्रीज़ हैं। और मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में 31.13 लाख एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं। ये जो बदलाव हुए उसके बाद क्या ये क्षेत्र और कुछ राहत की उम्मीद कर रहा है कि हमको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि हमारे को सारे प्रोसेस बहुत ईजी हों। आज भी कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर्स में हमको अगर एनओसीज चाहिए तो उसमें दिक्कत आती है, उसमें टाइम लगता है, और टाइम की वजह से हमारी प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। उस तरफ कदम रखा जा रहा है? उस तरफ कदम रखा जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सबमिशंस कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन सबमिशन में भी अभी जैसे फैक्ट्रेड का लाइसेंस ऑनलाइन सबमिशन किया था, ऑनलाइन सबमिशन के बाद में उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करा रहे हैं। लेकिन टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए, और टाइम बाउंड प्रोग्राम के बाद में डीम्ड अप्रूव्ड भी चीज़ मानी जानी चाहिए। अमीन साहब, आप बताएं, आप सीनियर इंडस्ट्री लीडर हैं यहाँ पे, आपका क्या नज़रिया है, किस तरह से आप देख रहे हैं? आप कारोबार के साथ इतने सालों से रहे हैं। यूपी हमारे लेदर इंडस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट स्टेट है, और बहरहाल यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। हम नंबर 1 एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आज हमारी इंडस्ट्री को मेक इन इंडिया में फोकस सेक्टर में लिया गया है। हमारी इंडस्ट्री को पिछले बजट में 2600 बजट के बाद 2600 करोड़ का एक पैकेज दिया गया है, जिसके से इंडस्ट्री हमारी आगे ग्रो कर सकती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट को में ये लग रहा है कि उनको इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। हमारे चीफ मिनिस्टर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन उस चीज़ों को
ग्राउंड के ऊपर अभी उस पर कुछ एक्शंस नहीं दिख पा रहे हैं। ये आप इसको किस रूप में बताना चाहेंगे, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी जिस तरह से आई और जो जो काम किया जा रहा है उसको लेकर आपको किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने अपनी सोच पहले से ही काफ़ी क्लियर रखी। जब से सरकार आई है, मेरे ख्याल से 8 महीने में 8 पॉलिसीज़ अभी तक आ चुकी हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एसएमई पॉलिसी और इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, सारी पॉलिसीज़ हमने पहले फ्रेम कर दी, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो। हम उसको ओवरसी करेंगे, कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो हम उसको देखेंगे कि वो दिक्कत उनको ना आए और उनको प्रोजेक्ट लगाने सरकार के पास पूरा टाइम है, उनको अटेंड करेंगी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था यूपीएसआईडीसी में हम लोगों ने ऑनलाइन आवंटन की व्यवस्था चालू करी, तो 1900 प्लॉट हमने एक बार में ऑनलाइन कर दिया और 154 इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो पड़ते हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अब रजिस्ट्रेशन में भी जो अगला स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन में भी ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, वो उससे ख़त्म होंगी। लोग अपने ड्यूज़ जो हैं वो ऑनलाइन देख सकेंगे। एक अभी सिंगल विंडो लॉन्च भी होने वाला है, वो एक्ट के रूप में बना दिया जाएगा, जिसमें कि एक ही जगह पे आवेदन करना पड़ेगा और सारी सुविधाएं उसी में क्लियरेंसेस सारी उपलब्ध कराई जाएंगी। आपने एक्सपोर्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसमें रिफंड को लेकर किस तरह के आप बताएं, एक्सपोर्टर्स के सामने इश्यूज आ रहे हैं या वो किस तरह के इसमें रिलीफ चाह रहे हैं? काफ़ी लंबे अमाउंट जीएसटी में फंसे हुए हैं, उनके रिफंड का कोई शक्ल नहीं बन पा रही है। हमें रिफंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से चाहिए होंगे। इसको अगर नहीं जल्दी सॉल्व किया गया तो सिचुएशन इस वक्त बहुत अलार्मिंग हो चुकी है। बुक्स मेंटेन करने की बात है, प्रॉपर्ली टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीएसटी की बात हो रही है, बाकी चीज़ें हैं, इसके क्या फ़ायदे भी हैं? एमएसएमई के क्षेत्र में जैसा जानते हैं कि 1 करोड़ तक हम लोग कोलेट्रल फ्री लोन देते हैं और उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खुले हुए हैं। आप अप्लाई करें और 15 दिन के अंदर आपको उसमें रिस्पांस हम लोग देने का वादा कर रहे हैं। टर्न अराउंड टाइम हमारा 15 डेज़ का है। 15 डेज़ में हमारे यहाँ के ऑफिसर्स जाएंगे और जो नियर बाई होगा आपका एसेस करेंगे। उसके बाद अगर आपका वायबल यूनिट्स वायबल होगी तो उसमें आपका सैंक्शन देंगे। एक नया जीएसटी ट्रेड करके एक स्कीम लेके आए हैं। आमतौर पे हम टोटल टर्नओवर का 20% फाइनेंस करते हैं, बट जीएसटी में हम एवरेज आउट करके, या आप क्वार्टरली सबमिट करते हैं या फिर आप मंथली सबमिट करते हैं, उसकी एवरेजिंग करके उसका हम 30% फाइनेंस कर रहे हैं। कोलैटरल फ्री को लेकर किस तरह से यहाँ रिस्पांस रहा है, मतलब कितना आप इसको लेकर आगे बढ़ पाए हैं? बहुत ज़्यादा इशू नहीं आते हैं। बड़े लोन्स में भी अप टू 25 लाख तक तो यूनियन बैंक ने एमयू साइन कर रखा है कि वो कोलैटरल फ्री ही रहेगा। और 1 करोड़ तक अगर कोई देना चाहे तो उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, बट 1 करोड़ तक भी हमें सीजीटीएसएमई से कवरेज मिल जाता है। ये बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें उनको टेक्नोलॉजी असिस्टेंस, उनके टेक्नोलॉजी में अपने काम करने के तौर तरीके में उसको लागू कर सकें, अपग्रेड कर सकें, उसमें किस तरह से उनकी हैंड होल्डिंग की जा सकती है और की जा रही है? ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी प्रोविज़न है कि अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं तो उसमें हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। एसएमई में भी अलग से और ज़्यादा उसमें प्रोविज़न किया गया है। मेरे ख्याल से सरकार ने पॉलिसी प्रोविज़न तो सारे कर दिए हैं, अब लीड जो है एंटरप्रेन्योर्स को लेना है, उसमें उसका यूज़। आप बता सकें किस तरह के इसमें चुनौतियाँ आ रही हैं? कारोबारियों तो आगे बदल ही रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो जैसे अभी जहाँ साहब ने बताया पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग की ही दिक्कत है। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी ग्रांट कर दी, गवर्नमेंट ने कहा टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वो सब्सिडी मिलने में जो दिक्कतें आती हैं उससे एमएसएमई परेशान हो जाता है। क्योंकि उसका प्रोजेक्ट उन सब सब्सिडीज़ पे, उन सब ग्रांट्स पे या उन सब बेनिफिट्स पे होता है। अगर वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तक वो सब्सिडीज़ या बेनिफिट्स नहीं मिलते तो फिर वो सिकनेस की तरफ बढ़ने लगता है। जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे नए बाज़ारों तक पहुंचा जा सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो बहरहाल इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन की भी बात हो रही है, और जैसे मैंने कहा जो 2600 करोड़ का पैकेज मिला है उसमें मॉडर्नाइजेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कंपोनेंट रखा है। जब हमारे जैसे आरएम साहब ने बताया कि ऑनलाइन सब चीज़ें हो गई हैं, नो डाउट काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा आपने बताया कि 1900 प्लॉट्स सैंक्शन किए गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जिनमें अगर आप फैक्ट्रियाँ लगाएं तो वो आज जो इंडस्ट्रियल एरिया की जो कंडीशंस हैं, उनकी जो अप्रोच रोड्स हैं, तो क्या हम उसमें एक मतलब एक्सपोर्ट यूनिट लगा सकते हैं? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें हम जो अलॉटीज़ हैं
उनकी एसपीवी बनवा करके उन्हीं को हम हैंडओवर कर देना चाहते हैं मेंटेनेंस का कार्य। क्योंकि क्या है कि ये जो एरियाज़ पुराने जो हमने अलॉट कर दिए हैं उसमें से हमारे रिकवरी तो कोई नहीं हो रही है, तो शायद जो लोकेटेड है इंडस्ट्रियल अलॉटीज़ वहाँ पे वो उसको ज़्यादा बेहतर देख सकेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एसपीवी का प्रावधान किया है और एसपीवी बना करके और उसको मेंटेनेंस के लिए हमने एक प्रपोजल मूव किया, अभी सारे लोगों को भेज रहे हैं। उस पर उनके जो व्यूज़ आएंगे उसके हिसाब से उसको हम फिर इम्प्लीमेंट ये जो कहा जा रहा है कि पावर हम 24/7 देंगे, इंडस्ट्रीज को अनइंटरप्टेड होगी, उसको लेकर क्या योजना है? मेरे विचार से कानपुर में पावर तो बहुत अच्छी मिल रही है लोगों को अभी से ही, कई लोगों ने मुझे ये कहा है। बिल्कुल झा साहब की बात से सहमत हैं कि कानपुर को पावर की सप्लाई बहुत अच्छी मिल रही है। 24/7/365 मतलब टोटल इंडस्ट्रियल फीडर्स को कोई भी कटौती नहीं है। सिर्फ जो लोकल फॉल्ट्स होते होंगे उसकी वजह से कोई दिक्कत आती है, अदरवाइज फुल पावर है। और ये जैसे झा साहब ने बताया कि एसवीपी बना रहे हैं, तो एसवीपी के प्रपोजल्स आए हुए हैं और उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी आगे शेड्यूल बनेगा उसमें देखते हैं क्या हो सकता है। न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स, उसमें उसके बारे में कुछ आप शेयर कर सकते हैं? हाँ, न्यू स्टार्टअप्स के लिए हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं। न्यू स्टार्टअप्स में जब हमारे पास अप्रोच करते हैं वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आते हैं, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड होते हैं स्टार्टअप, और वो जब हमारे पास प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि वो एरिया में वायबिलिटी है या नहीं है, जिसमें कि इंजीनियर्स भी हैं जो जाकर के साइट की विजिट करते हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं वो जाकर के देखते हैं, और जब वो ओके रिपोर्ट देते हैं तो हम उसको फिर फाइनेंस करते हैं। यूनिट एस्टैब्लिश हो जाएगी, फिर हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पे जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस पे जाते हैं। वो सारा चीज़ एक ड्रॉन शेड्यूल के हिसाब से होता है और शेड्यूल के हिसाब से हम चलते हैं। जॉब्स वैसे कुल मिलाकर लिमिटेड हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, पूरा स्पेस जो है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनके लिए मौके हैं, या सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है यंग ब्रिगेड के लिए? मेरे ख्याल से यूथ के लिए इससे अच्छा टाइम कभी आया नहीं होगा। सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन मुहैया हो रही हैं, तो वो लोग जो है, और पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो, मेरे ख्याल से मेरे डिपार्टमेंट में तो मैंने देखा है पूरा सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। अगर कोई किसी को फर्स्ट टाइमर है, उसे कुछ नहीं पता है, उसको भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। अमीन साहब, आपका एक सजेशन, मतलब क्या करना चाहिए ताकि कारोबार करने में सहूलियत हो सके? जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त इंडिया में हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ किसी और मुल्क में इस वक्त हैं। और इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं। क्या चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं? सर, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, जैसे मुख्तार जी ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, गवर्नमेंट बहुत कुछ देना चाह रही है और गवर्नमेंट बहुत कुछ नई पॉलिसीज़ के तहत दे रही है, और एमएसएमईज़ को भी उसने बहुत अच्छे ऑफर्स दिए हैं। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम मेन स्ट्रीम में बड़ी इंडस्ट्री से कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या है, एमएसएमईज़ को कुछ बेनिफिट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ज़्यादा मिलते थे। बड़े जो एसएमई हैं उनको तो फाइनेंस कर ही रहे हैं, साथ साथ छोटे लोगों को भी अगर वो छोटा कारोबार भी शुरू करते हैं तो उसके लिए भी बैंक, सभी बैंकों के द्वार खुले हुए हैं, यूनियन बैंक उसमें एग्रेसिवली कर रहा है। हम आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। आप देख रहे हैं एक खास पेशकश, एसएमई एक्सप्रेस यूपी एडिशन। हम मौजूद हैं कानपुर में, हम जल्द ही लौटकर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस यूपी एडिशन का कानपुर राउंड। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और जो खास मेहमान यहां पर आए हैं समय निकालकर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके व्यूज जानते हैं, उनका क्या कहना है। सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़मीनी हरकत पर आने में इसमें बहुत कुछ बदलाव हो जाते हैं। नियम बहुत अच्छे हैं, नीतियां बहुत अच्छी हैं, पॉलिसियां बहुत अच्छी हैं। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जो अधिकारी बैठा है, वह अधिकारी की मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। अभी हम लोग के यहाँ जो नीतियाँ बनी है, साथ में उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग एक पूरा सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि जो क्लियरेंसेस वगैरह मिलने हैं नीति के अंतर्गत, उनको हम लोग समय के अंतर्गत दे सकें। और जो उसमें समय सीमा निर्धारित की गई, वो समय सीमा भी हम लोगों ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत उनको निर्धारित किया है। और ये सिंगल विंडो सिस्टम पूरा का पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा। तो उनको इसीलिए हाईएस्ट लेवल पे इसका नियंत्रण रखा गया है कि किसी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आएगी और कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट होगा उस पर तत्काल एक्शन लेगा। शिक्षा के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हमारे शहर से इतने सारे युवा जो है पढ़ लिख करके तैयार होते हैं,
लेकिन वो व्यापार के लिए या नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में या विदेश में जाते हैं। कारण एक है, या तो उनके परिवार से कोई इंडस्ट्री वाला नहीं है, अगर वो इंडस्ट्री में चाहते भी हैं तो कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई सहयोग नहीं मिलता। काफ़ी बैंकों में अपने उद्यमी भाइयों को भेजा है, कहा है, पर बहुत इजी वे में नहीं मिल रहा। तो हम ये चाहेंगे, एक तो बैंकिंग सेक्टर पे सुधार होना चाहिए, क्योंकि व्यापार करने के लिए सबसे इजी काम उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, और जीएसटी आने बाद फाइनेंस में आपको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस साल की 1 अप्रैल से अगर हम बात करें तो 200 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, और इसमें कोलेट्रल फ्री जो है वो करीब 35 करोड़ रुपए है। चूँकि उनका शेयर कम रहता है कोलेट्रल फ्री का, और जो बड़े लोन हैं वो कोलेट्रल ऑफर करते हैं, क्योंकि 1 करोड़ तक ही हम कोलेट्रल फ्री जा सकते हैं, जबकि 25 जो कि एक जनरल वो है कि 25 लाख तक तो कोलेट्रल फ्री हम देते ही। 2 करोड़ पर भी कोलेट्रल फ्री लोन के लिए एक सिडबी की स्कीम है, जिसमें उनका एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट में 0.75% अगर जमा कर दिया जाए तो कोलेट्रल फ्री लोन उसे मिल जाता है। तो सरकार उस फीस को भी वहन करने के लिए छोटे उद्यमियों के लिए अपनी नीति में प्राविधान हमने किया है। मेरी फैक्ट्री जो है MMTP एक्ट के अंदर आती थी। जीएसटी जुलाई से जब से लगा है तो तब से वो एक्ट ऑन रिकॉर्ड में लिखा पढ़े मेरे को पता चला ख़त्म हो गया, पर आबकारी विभाग और कोई मतलब सहयोग मुझे नहीं मिल रहा किसी तरह। टीथिंग प्रॉब्लम तो आएंगी इसमें, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। अभी जीएसटी में भी काफ़ी देखिए जैसे सुधार हुआ ही है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे अटेंड की जा रही हैं, ठीक हो जाएंगी, जल्दी ठीक होंगी। और जैसे अकाउंटेबिलिटी की बात कही गई है, तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए आ ही रहा है वो एक्ट, और उसमें जो है अकाउंटेबल सभी को बनाया जाएगा। और ऊपर लेवल पे जैसे खुद आपने एडमिट किया कि लोग जो है अब रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, अटेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे ट्रिकल डाउन नीचे भी आएगा और वो नीचे भी सही होंगे, ऐसा नहीं है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार को एसएमई का MSME को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। आप मेरे साथ में आए, सरकार मेरे साथ में आए, मेरी हेल्प करे जहाँ पे मेरे को समझ ना आए, क्योंकि MSME में जो लोग हैं उनकी नॉलेज लिमिटेड है, उनकी जानकारी लिमिटेड है। तो जेम पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए हम लोगों ने अभी कानपुर में इसके लिए कारोबारियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे टूल सेंटर्स हैं, टूल रूम्स जो कहते हैं, जो भारत सरकार के हैं, वहाँ भी चलाए जाते हैं। NSIC जो है भारत सरकार की संस्था, वहाँ चलाए जाते हैं। तो प्रोग्राम्स हैं इसके लिए, और इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। यहाँ हमारे यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। एक तो रोड्स पे आप देख लीजिए, कोई चीज किसी तरह का भी है, nobody will come here। तो इसको आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, पहली बात तो ये है कि एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहिए। जिस प्रकार का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेस हाईवेज के द्वारा बनाया है, तो एक्सप्रेस हाईवे से किसी भी पोर्ट तक मुझे लगता है कि 14 घंटे से कम हमारे को समय लगेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। और जैसे मैंने बोला कि यूपी बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दे रहा है इंडस्ट्रीज़ को, बहुत एक माहौल और एक वातावरण भी बना है। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट यूनिट्स यूपी में, जैसे भी हमारी लेदर इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यूपी से होता है, चाहे वो आगरा से हो, चाहे वो कानपुर से हो, यूपी का स्वयं एक्सपोर्ट होता है। तो उसी तर्ज के ऊपर हम बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करेंगे। DIC ऑफिस से मेरा लोन मैंने 0 से स्टार्ट किया है, बिजनेस जो मेरा है 0 से स्टार्ट है। मैं 2010-11 में मैं बैंक के पास गई थी, मुझे कुछ मशीन लगानी थी। मैंने सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैंने 10 लाख का मैंने लोन अप्लाई किया था। DIC से मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका था, लेकिन बैंक ने मुझे लोन नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं था। थैंक यू वेरी मच। एक फाइनल कमेंट्स लेंगे, जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे, आपकी तरफ से चलते चलते जस्ट इन ब्रीफ। थैंक यू सर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, जो कि रोजगार का सृजन कर रहा है, जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और व्यापार कर रहा है, उसके ऊपर ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। राइट साहब। अमीन साहब, आपका एक आखिरी वर्ड। देखिए, सब डिपेंड करता है नीयत के ऊपर, और मैं ये बात कहना चाहूँगा, आज गवर्नमेंट की नीयत है सपोर्ट करने की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। GST का जो चेंज है, ये लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए। टीथिंग प्रॉब्लम है जो शुरू में आती हैं, हमें बहुत उम्मीदें हैं, और हम पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन एक्साइटिंग है, वेरी एक्साइटिंग है, और हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं।
ओके, थैंक यू सर। आपका एक संक्षिप्त में रिएक्शन। आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है सभी बैंकों को कि 10 लाख तक तो वो कोलेट्रल ले ही नहीं सकते। अगर वो कोलेट्रल लेते हैं तो उसके लिए अलग से उनके हेड ऑफिस से परमिशन लेना पड़ता है कि हम कोलेट्रल लें, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। जहाँ तक पावर डेलीगेशन की बात है वो स्केल के हिसाब से होता है। जितनी छोटी ब्रांच होगी, अगर स्केल 1 का ऑफिसर है तो उसका पावर 20 लाख तक का है, अगर स्केल 2 का ऑफिसर है तो 30 लाख तक, अगर स्केल 3 का ऑफिसर है तो 50 लाख तक, अगर स्केल 4 का ऑफिसर है तो 1.5 1 करोड़ 50। आपके नॉर्मल ब्रांचेस में जाएं या सेमी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं? नॉर्मल ब्रांचेस में ये वो है। इसके ऊपर 50 लाख के ऊपर ये मोस्टली हमारी बैंक ने भी सबने एक हब बना दिया। हब रिटेल लोन्स के लिए भी है, एमएसएमई लोन्स के लिए, ये इजी डूइंग के लिए, इजी बिजनेस के लिए है, क्योंकि उनके पास पूरे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जो केवल लोन को ही प्रोसेस करते हैं, लोन को डील करते हैं और उनके साथ साथ वो साइट विजिट भी करते हैं। तो वो एक इजी गोइंग के लिए थैंक यू। आगे की राह कैसे दिख रही है और क्या लास्ट मैसेज है आपका? जैसा मैंने देखा कि सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो काफ़ी बढ़िया बनी है। ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है, अकाउंटेबिलिटी की जो प्रॉब्लम वही रह रही है, वो बहुत जल्दी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि बहुत रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और मैं जानता हूँ कि कई एंटरप्रेन्योर्स रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से, और जो भी कोई छोटे मोटे चेंजेस होने हैं पॉलिसी में वो भी तुरंत एड्रेस किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ब्राइट फ्यूचर है। 6 महीने में हम लोग पहचानेंगे नहीं कि हम लोग उसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पहले। चलिए आपसे आगे भी मुलाकात करेंगे सर। हाँ बताइए। हाँ, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव नोट पे चल रहे हैं हम लोग, और जीएसटी डेफिनेटली इज अ वेरी गुड रिफॉर्म। आने वाले 6 महीने वाकई में हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो रियलिटीज़ है वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचने के बाद में इम्प्रूवमेंट्स डेफिनेटली होंगी। चलिए इसी नोट पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और आपका भी धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दें, नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।